जा रही है जी। जरा बताइए कि ईरान की स्ट्रेटेजी जरा समझाइए मुझे, हम सबको, कि किस स्ट्रेटेजी के साथ इस जंग को ईरान न सिर्फ 1 महीने में लेके आया बल्कि यहां अपर हैंड में है। स्ट्रेटेजी क्या है? और दूसरी यहां सबसे बड़ी बात कि फ्रंट लाइन के तमाम उनके जो टॉप लीडर्स थे वो उनकी शहादत हो गई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए, और तमाम पैनलिस्ट को, आपको और दर्शकों सबको सलाम मेरी तरफ से अर्ज है। बिल्कुल तरतीब से मैं सबसे पहले जहां पर आपने अपना सवाल छोड़ा था कि ट्रंप की बातों पर आज बात करना इंसानियत के लिए सबसे अफसोस का मुकाम है। ये जिस तरह से वो उन्होंने अपने आप को और उस मुकाम को कि जो एक अहम तरीन मुकाम था उसे बिल्कुल मजाक बना दिया है, तो इसलिए उस पर गुफ्तगू करने का कोई मतलब नहीं है। हर बार बयान बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरफ से जो ईरान की स्ट्रेटेजी और ईरान किस तरह से बड़े ही सलीके से आगे बढ़ रहा है, अगर मैं उसको आपके सामने बयान करना चाहूं तो मैं बयान करूंगा 2015 के रहबर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का एक बयान था। आपने फरमाया था कि जब ईरान और इसराइल में और दुनिया में जो है ये न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी, तो इसराइल ने कहा था कि हम 25 साल आगे अभी इस पर साइन वाइन बात नहीं करेंगे। तो रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई साहब ने इरशाद फरमाया था 2015 में कि तुम अपना 25 साल आइंदा देख ही नहीं पाओगे। 2030 में वो 25 साल पूरा हो जाएगा। मेरे नजर में, मेरे एतबार से इसराइल इस जंग में जितना आगे जाएगा वो अपनी मुकम्मल नाबूदी और अपने पूरे खात्मे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसने वलो अपने लिए जो है अमेरिका को बलि का बकरा बना दिया है, लेकिन नुकसान मुकम्मल तौर पे इसमें इसराइल का होगा। वो कैसे होगा? इसराइल का इस पूरे रीजन में अगर कोई सबसे बड़ा मददगार और हामी था तो वो अमेरिकन बेसेस और अमेरिकी वजूद था, जिसके ऊपर सबसे बड़ी सेंध इस जंग में लगाई। इस 1 महीने की जंग में हमने देखा, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हो या दूसरी और भी रिपोर्ट्स हो, 17 बेसेस जिसमें से 13 बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं बचे। 40,000 अमेरिकन सोल्जर जो है वो उन्होंने ह्यूमन शील्ड बना लिया है और वो लोगों के घरों में, ऑफिसेज में है। और अभी हमने देखा कि किस तरह से वो बच के भागना चाहते हैं और कोई आने को यहाँ तैयार नहीं। 1000% से ऊपर इस बात की शिकायत दर्ज हो चुकी है अमेरिकन सोल्जर में कि हमें मिडिल ईस्ट में मत भेजो, हमें वहां पर अपॉइंट नहीं होना है। तो अमेरिका का वजूद ईरान इतने नजदीक लेकर आ गया कि वो पूरे मिडिल ईस्ट से जाने वाला है। इस जंग के खात्मे के बाद सबसे पहला जो काम होगा, यानी जंग खत्म ही इसी बेना पर होगी कि अमेरिका का वजूद यहाँ से निकल चुका होगा, अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। अब जब अमेरिका के जाने के बाद ये जंग खत्म होगी तो आप ये देखेंगे कि ईरान का जो अगला टारगेट है वो है कि इसराइल को इस फिलिस्तीन की जमीन से हटाना और फिलिस्तीन को टू द रिवर, फ्रॉम द रिवर टू द सी तक आजाद करवाना। ये इनका अगला हदफ होगा कि जिसकी तरफ ये बहुत जल्दी और बहुत रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जो फायदा हुआ इस जंग में जो भी हम देख रहे हैं वो ये कि इस रीजन में जिस तरह से अरब कंट्रीज ने अमेरिका की मदद की, और ये मेरी जबानी नहीं, खुद ट्रंप की जबानी, कि किस तरह से लेकर सऊदी अरब से लेकर यूएई और कुवैत ने अमेरिका की मदद की, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर कोई जलील हो रहा है तो वो ये मुल्क है। मैं आपके सामने अदब का लिहाज रखते हुए वो जुमले नहीं दोहराऊंगा जो कल अमेरिका के ट्रंप ने दोहराई है MBS के लिए। कितने नाजेबा अल्फाज। तो ये जलील भी हो रहे हैं और उसी की गोदी में बैठे भी हुए हैं। ये इनको सजा मिली है इस जंग के तुफैल में। और इसके बाद की तीसरी बात कि इस वक्त इस जंग के तुफैल में, इस जंग के सदक़े में, इस जंग की वजह से वो लोग कि जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग कि जो दबे हुए थे, जिन्हें दबाया जा रहा था, चाहे वो बहरीन के ये अभी जो ताजा उठे हुए हैं, सऊदी हुकूमत ने कितना दबाया, दुनिया दराज से अलग अलग लश्कर लाए गए, फौजी लाए गए इनको मारने के लिए, या जहां जहां भी आप देख रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो अभी अंसारुल्लाह जंग में वारिद हो गई है, चाहे वो इराक की हशद शाबी हो, उन्हें इस ईरान और अमेरिका की जंग ने बेहतरीन मौका दिया है कि वो आए और अपनी आवाज भी मिलाकर इस अमेरिका के वजूद को पाक करने के लिए कुछ हिस्सा डाल सके। और अभी आप देखेंगे हर मुल्क से, हत्ता अभी अगर आपको ये खबर मिली हो, खुद सीरिया में जौलानी के अंडर में होते हुए भी कुछ गुट उठे हैं और जौलानी पर हमला किया है, जिसके बारे में आज से 1-1.5 साल पहले रहबर शहीद ने कहा था
ये गयूर सीरियंस अभी बहुत जल्दी उठने वाले हैं, उठेंगे, वो भी उठना खड़े हो गए। तो इस जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में मौजूद वो तमाम तर मजलूम जो दबे हुए थे, अब वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे अमेरिका को यहाँ से भगाने निकालने में। तो बस एक आखिरी बात कि जो ये तो हो गई बाहर की बात, अब हम बात करते हैं ईरान के अंदर की, ईरान की आवाम की। फिर मैं कोट करूंगा रहबर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब का जुमला कि हमें परमाणु बम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमाणु बम लोगों का ईमान, ये जवान और ये लोग हैं। इस 28 दिन, इस एक महीने 28 फरवरी बल्कि 1 मार्च से जब खबर आई थी शहादत की, तब से लेके अब तक ईरानी अवाम ने यह साबित कर दिया कि जिस बारे में, जिस अवाम के बारे में, जिन लोगों के बारे में रहबर बात करते थे, आयतुल्लाह खामनेई बात करते थे, वाकई वो ये अवाम है कि जो हमलों के साए में, फौजों के साए में और बिल्कुल बारिश हो, हर रात की आपके पास तस्वीर मेरे दोस्तों के जरिए से पहुंचती है, वो मैदान में खड़ी हुई बता रही है कि वाकई ईरान को किसी भी परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अवाम है। अगर ये अवाम 1% भी राजीव जी अगर ये अपने इस जंग के खिलाफ होती या इस निजाम के खिलाफ होती, आप यकीन मानिए IRGC या वहां की जो फौज है वो अमेरिका का कुछ ना बिगाड़ पाती, वो अंदर देखती या बाहर देखती। ये अवाम का मुकम्मल सपोर्ट है कि जो अमेरिका के नाक में दम किए हुए। तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत अगर देखना चाहूंगा उभर के जो आ रही है, वो ईरानी अवाम, ईरानी जवान, ईरानी बच्चे, ईरानी औरतें कि जो शहादत देती जा रही हैं लेकिन मैदान में खड़ी हैं। और एक और बस आखिरी बात, अपनी बात तमाम करूंगा। जी। इसमें जो सबसे अच्छा रोल अदा किया है, सिर्फ ईरानी अवाम ने नहीं बल्कि दुनिया के हर आजाद पसंद इंसानों ने भी अपना रोल अदा किया है, जिसमें इस वक्त इसके पहाड़ की चोटी पर इस अच्छे काम में हमारे हिंदुस्तानी भी हैं, हमारे कश्मीरी भाई, जिन्हें आम तौर पे हम बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तानी कबूल भी नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने इस डिप्लोमेसी को किस तरह से बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चले हैं। और दुनिया में जहां जहां भी आजाद पसंद लोग हैं वो इसमें अपना हिस्सा देख रहे हैं। उन्हें पता है इस जंग के बाद चाहे जिसकी भी हार हो या जीत हो, हर इंसान इसमें जिम्मेदार है। नुकसान भी होगा, अगर जीत होगी तो फायदा भी होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से हर रीजन के लोग, हर जगह के लोग अपने आप को इसमें शरीक पाते हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि 1 महीने के बाद ये जंग अपर हैंड वाली जो बात है, सिर्फ अपर हैंड जंग के मैदान में नहीं है राजीव जी, ये अपर हैंड इंसानियत में भी है, ये अपर हैंड वो तमाम तर बातों में है कि जो अब तक पिछले 47 साल से कही जा रही थी। अपर हैंड इस बारे में भी है कि जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे थे ईरान के बारे में, वो सब आज खुल के सामने आ गया कि वहां की औरतों की इल्म, तालीमाती ताकत क्या है, वहां के और भी चीजें क्या है। तो मेरे एतबार से अपर हैंड हर जगह पर आपको नजर आएगा। जी आता हूं दोबारा आपके पास। जरा एक छोटा कमेंट लेना चाहूंगा। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नकवी साहब हैं, आप हमारे साथ रिजवी साहब बने रहिए प्लीज। और प्रशांत जी बहुत महत्व हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इस जंग को और इसमें अमेरिका के रोल को ईरान के लोग किस ढंग से देखते हैं? इजराइल को तो समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के रोल को, और आज जो बार बार वो बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो चोट पहुंचाती होगी शायद ईरानियों को। चोट मतलब ये कि कहते हैं कि ईरान को हमने हरा दिया, ईरान को पहले ही दिन हमने उनके सुप्रीम लीडर को मार के हमने ईरान को इस जंग में परास्त कर दिया। फिर ये कि हम अब ईरान में अपना रिजीम लेके आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह पे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, फिर वो नो सॉरी कहते हैं। तो ये जो बातें हैं इसको लेकर ईरान के लोग क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली? राजीव जी बिल्कुल, हमने इसके पहले भी कहा और मेरे दोस्तों ने भी कहा होगा हतमन कि ईरान के अंदर ट्रंप की बातों का जिस तरह मजाक बनाया जा रहा है इस वक्त, शायद ही उनके लिए मेरे ख्याल से चोट तो नहीं, एक तफरीह का एक जो कैसे नहीं एक स्नैक्स कट वो बन गया है कि भाई हमें अगर रिफ्रेशमेंट अपने अंदर लानी है, चलो देखते हैं ट्रंप क्या कह रहा है। और खासकर ये कि मतलब इस तरह का मजाक, यह बात बहुत मशहूर है इस वक्त ईरान में कि सारे दुनिया के नशेड़ी इस वक्त हैरान में हैं कि ट्रंप साहब कौन सा नशा करते हैं कि हम लोग को वो नशा मिल जाए तो बड़ा
सुकून मिले। तो ये इस तरह की बातें और बड़े पैमाने पे हो रही हैं जो अपने बयान बदलते हैं। और इसमें एक अफसोस की भी रुचि है, वो ये कि इतने बड़े और हसास ओहदे पर बैठने वाला इंसान इतने बुरे तरीके से बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका और ईरान का जो रोल है ना, ईरानी अवाम 1979 में ये बात समझ गई थी, इसीलिए 98% लोगों ने ईरान की हिमायत में दोबारा से उसका सपोर्ट किया, साथ दिया। इमाम खुमैनी का एक बहुत प्यारा जुमला है, अगर उनका ना होता तो मैं शायद इसको दोहराता भी ना। उन्होंने कहा था कि अमेरिका उस कुत्ते की मानिंद है कि अगर तुम उससे डरोगे, बचोगे तो दौड़ाएगा और भौंकेगा और तुम्हें काटना चाहेगा, लेकिन अगर उसके सामने डट के खड़े हो जाओगे तो भागेगा वो। ये सारी जंग का मामला। इस जंग ने हमें ये बता दिया कि हम जब तक पीछे हट रहे थे, सीज फायर पर मान जा रहे थे, उससे बड़े ही अदब से बात कर रहे थे, हम थे कि जो हमने जो है न्यूक्लियर डील साइल की उसने फाड़ दिया, हम फिर भी खामोश रहे। वो तमाम तर जो बातें अब तक होती चली आई हैं, इस जंग में जो हमारे इन्होंने पार्लियामेंट के स्पीकर आगे कालीबाफ ने ये बात कही कि अभी हमें इस जंग से वो सर्किल तोड़ना है कि जो वार इस फायर वॉर, ये जो आप आते हैं जब दिल चाहा आप हम पर हमला करते हैं, हमें दबाते हैं, फिर आप सीज फायर की मांग करते हैं, फिर हम सीज फायर कर लेते हैं, फिर आप हमें वार करेंगे। इस जंग में सीज फायर का नहीं बल्कि एंड ऑफ द वॉर की बात होगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कालीबाफ साहब या वहां के जो ओहदेदारान हैं उनकी बात और उनकी सोच है, बल्कि अगर ईरान में आप किसी 5 साल के बच्चे से भी आप बात करेंगे तो वो एकदम पूरे यकीन से इस बात को कहने को तैयार है। परसों रात में जब कुम शहर में एक सिविलियंस इलाके पे एक बिल्डिंग पे हमला हुआ, अब तक वहां से 18 लोगों के शहीद होने की खबर आई है, जिनमें 4 मासूम बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों की याद में आज जुलूस निकला, उसमें उन बच्चों के लिए डॉल्स लेकर आई गई और वो गुड़िया और गुड्डे दिखाए गए और वो बच्चे लेकर आए कि हमारी जगह पर ये गुड़िया गुड्डे रह जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम अमेरिका के अंडर में अब आने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी रूह रवां थी, जो हमारी जान थी, जो हमें लेकर आगे बढ़ रहा था, जो हमें समझा रहा था, सुप्रीम लीडर रहबर शहीद अयतुल्लाह सैयद खामेनी, आपने उनको मार दिया। लेकिन आप उनकी सोच को, उनकी तालीमात को और उनके तमाम तर नजरियात को नहीं मार सकते हैं जो उनका बच्चों से लगाव था। शहादत का जज्बा वहां सबके पास है, लेकिन आपने वो क्लिप भी देखी होगी, एक बच्चा उनके पास जाता है, कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए शहादत की, तो कहते हैं कि पहले तुम पढ़ाई करो, बेहतर मुकामात तक पहुंचो, 80-90 साल की उम्र करो, फिर तुम शहादत पाना तो मसला नहीं है। तो ये जो पढ़ाई का, ये जो उनके अंदर जो है अपने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर दिखाने का ये खेल का मैदान हो, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, बूढ़ों के लिए, वो तमाम तर जो तरीके हैं वहां पर जीने के, उसके मुकाबले में जैसा कि भी बयान भी हो रहा था, ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है। ये जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान की असलहों की जंग नहीं है। ये जंग न्यूक्लियर वॉर नहीं है कि किसके पास है किसके पास नहीं है, बल्कि ये जंग इस बात को बताने की जंग है कि हमारा इल्म हमें शैतान बनाता है या हमारा इल्म हमें इंसान बनाता है। बस एक आखिरी बात, जो नुकसान की बात थी जी, आप सोचिए अब तक बहुत सारे मुकामात पे नुकसानात हुए हैं। F-35 की क्या तारीफ थी, F-19, F-16 सब गिरा मारे, लेकिन 150 जो ड्रोन्स गिराए हैं अभी तक ईरान ने, अमेरिका के तकरीबन जो अभी तक रिपोर्ट आई है, उसका कितना हॉलीवुड में हवा बनाया गया और इनकी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। कि आप जरा सोचिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने सिर्फ 6 अदद MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए $738 मिलियन पेड किया था यूएस को, यानी एक ड्रोन पड़ा उनको $120 मिलियन का। और अमेरिका, ईरान ने कितने ऐसे ड्रोन गिरा दिए। या इसके साथ साथ थाईलैंड ने इसराइल से हेरमेस ड्रोन खरीदने के लिए 7 अदद उसको पेड किए $120 मिलियन। आज ये तमाम तर दुनिया वाले समझ रहे हैं कि जिस चीज के लिए हमें बेवकूफ बनाया गया था वो सिर्फ हवा है। अब जो है ये भी मजाक बन रहा है, अब जब कोई ड्रोन खरीदने जाएगा अमेरिका या इसराइल से, पहले ईरान फोन करेगा कि सर खरीदे या आपके पास कोई ऐसा चीज तो नहीं, फिर हम उसको ही मार गिराएंगे। इस जंग में हर लिहाज से मैं फिर कहूंगा अपर हैंड जो है वो ईरान की। जी, जंग के एक अलग परिभाषा यहाँ पर लिख दी, एक अलग एग्जाम्पल लिख दी है ईरान ने। बहुत सही आप कह रहे हैं। एक बात और, फिर आता हूँ ज़रा अंशु जी के पास, नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल और थोड़ा हमारे साथ अगर समय हो तो बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। ये हूतियों का, हूती समूह का सीधा उनकी धमकी इजराइल को, इसको ईरान कैसे देख रहा है?
इन लोगों ने हमेशा ईरान का सपोर्ट किया, खासकर इसराइल के मामले में हमेशा ये हसास थे। अभी तक इस मामले में जब जब सिर्फ अल्फाज की बात तक थी कि अगर यूएई या अरब कंट्रीज ईरान की मिसाइल से रोकते हैं तो हम जो है उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद कहें या ये कह दें कि ईरान की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश है कि ये हुतीज इनके साथ हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि उधर से रेड सी और उनके पास जो बाबल मंदब है, ये तमाम तर वो हसास इलाके हैं कि जो अंसारुल्लाह और यमन के हुतीज के पास है। तो ये ईरान के लिए एक बेहतरीन मौका है। इस वक्त आप देखिए ऑफिशियली तौर पर बाकायदा अंसारुल्लाह भी जंग में दाखिल हो चुकी है और उसने इसराइल की सरजमीन पे बाकायदा मिसाइल्स मारी। तो ये ईरान के लिए, और ईरान के लिए क्लियर था, ईरान को मालूम था कि आज नहीं तो कल ये अंसारुल्लाह जंग में वारिद होंगे और इनके साथ ही जो है आगे का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका अंसारुल्लाह ने भी देखा कि अब जब अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है और अमेरिका के निकलने का रास्ता बनता जा रहा है, तो लाओ इस अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील जो है हम भी ठोके, हम भी मारे और हम भी अपना हिस्सा इसमें डालें। तो ये तमाम तरफ जो मैंने अभी इसके पहले भी कहा, सिर्फ अंसारुल्लाह नहीं राजीव जी, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान की इस लड़ाई ने ये पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है दुनिया में। जहां कहीं भी मजलूम है, जहां कहीं भी वो लोग जो अपनी जमीन के लिए दबाए जाते हैं, जिन्हें उनके घर से दरबदर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, उन्हें अपने इलाकों से भगा दिया जाता है, उन सबको इस बात की ताकत मिल रही है कि हम अपनी लड़ाई सलीके से, शांति से डटे रहें, खड़े रहें, तो हम एक दिन जीतेंगे, कामयाबी हमारे हाथ में आएगी। ये जंग इस नैरेटिव को तय करते हुए आगे बढ़ रही है। जी जी, थोड़ा बने रहिए रिजवी साहब, आता हूं जल्दी से। अंशु जी, भारत का रोल जरा बताइए आज की तारीख में। ठीक है, पुरानी बातें हम समझ गए कि जिस समय इंडिया को लेना चाहता हूं, और तेहरान में कल हमला किया इसने, इजराइल ने, कुछ जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे हमला हुआ, 40-50 लोगों के मारे जाने की खबर कल आई। फिर कौम की बात आप बता ही रहे हैं। ये जो रिहायशी इलाकों में हालांकि बहुत कम होता था, अभी क्या ये हमले बढ़ गए हैं रिहायशी इलाकों में और जान माल की क्षति ज़्यादा हो रही है क्या ईरान में? जी, ईरान में रिहायशी इलाकों पर हमले मुसलसल हो रहे हैं। तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक जो गैर निजामी इलाके हैं, 70,000 के आसपास की तादाद है कि जो जिन जगहों पर हमला हुआ है, जो निजामी नहीं है, मिलिट्री नहीं है, रिहायशी इलाके हैं, तकरीबन उनमें से 15,000 तो सिर्फ तेहरान के अंदर मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। तकरीबन 500 से ऊपर स्कूल्स हैं। पहला स्कूल था मीनाब वाला, जहां पर 168 बच्चियां शहीद हुई। तो उसके बाद वहां पे मुकम्मल तौर पे छुट्टियां कर दी गई, तो बच्चों की शहादतें अब नहीं हो रही हैं, महफूज हैं। लेकिन क्योंकि स्कूल पर हमला हो रहा है तो 500 प्लस ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। बैंक्स हैं दूसरे जगहों पर, इस तरह से तो 70,000 के आसपास ऐसे एसेट्स हैं कि जहां पर जो गैर मिलिट्री हैं और अमेरिका की तरफ से हमला जारी है। और अभी भी हमने देखा कि कुल जो है तकरीबन 12 दिन की जंग में एक हद तक महफूज था, लेकिन अभी हमने देखा किस तरह से वहां पर भी ये जो इलाका है, यहाँ पर अक्सर गैर ईरानी भी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पर। लेकिन अभी 18 के 18 जो शहीद हुए हैं वो सब ईरानी है। और भी देखिए अभी इसमें रिपोर्ट्स आएंगे कि और कितने इसमें बढ़ते हैं, 4 बच्चियां हैं। तो मुकम्मल हमला जो है वो ये सिर्फ बात है, दूर के ढोल सुहाने कहना है, लेकिन मुकम्मल तौर पे चूंकि इन्हें वो इलाके नहीं मिल रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि जहां पर ईरानी मिसाइल्स मौजूद है, ईरानी सिटीज मौजूद है, और वो तब नहीं करने के बाद एक दबाव बनाना चाह रहे हैं ईरानी अवाम के ऊपर कि वो जो है इस खौफ में आकर पीछे हट जाए या दबाव बनाए कि ईरान अमेरिका का जवाब ना दे। लेकिन ये बेवकूफ है, नजरियाती बातों को नहीं समझते हैं। इन्हें नहीं पता कि जितना ज्यादा ये हमला करेंगे ईरानी अवाम के ऊपर, इनकी आंखें और खुलेंगी। आपको बताता चलूं मैं यहाँ पर कि वो लोग जो थोड़ा बहुत इस हुकूमत के, इस निजाम के जरा इख्तिलाफ रखते थे, थोड़ा खिलाफ भी थे, आज हत्ता वो लोग जिन्होंने अभी 8 और 9 जनवरी में आकर जावेद शाह और इसके नारे लगाए थे, रजा शाह के लिए नारे लगाए थे,
उनके घरों में, उनके इलाकों में, उनकी बिल्डिंग पर हमला हुआ और आज वही लोग समझ रहे हैं कि हमने जिसका सपोर्ट किया था हमें बेवकूफ बनाया गया था, और आज वही है कि जो इस निजाम के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी जंग है कि जहां पर ईरान की आवाम, बच्चा बच्चा सब इस बात को अब समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये जंग करो और मरो की जंग है। इसमें हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि शहादतों से हमें और जज्बा मिलेगा। जहां तक आखिरी बात बस मिसाइल्स की बात है, ईरानी मिसाइल्स को खत्म करने की बात है। आज से तकरीबन जहां तक मुझे याद है 1.5 साल के आसपास की पहले की बात है, जो IRGC के एक हेड थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास मिसाइल सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ राजीव जी, ना कि एक एक मिसाइल सिटीज इतनी ज्यादा है कि अगर हम हर हफ्ते एक मिसाइल सिटी दिखाएं दुनिया के सामने, उसकी रूनुमाई करें, तो 2 साल कम पड़ जाएंगे और हमारी मिसाइल सिटीज की हर हफ्ते रूनुमाई चलती रहेगी। तो इन्होंने इस पर काम किया है, और रहबर शहीद ये बारह कहते थे, ये हमारी खुद की अपनी मेहनत है, ये हमने अपने इल्म से इसको यहाँ पर बनाया है, और ये हमारी एक ताकत ऐसी है जिसको ना अमेरिका रोक सकता है और ना इसको अमेरिका खत्म कर सकता है। तो ये जंग जहां तक जाएगी, इसमें फिर मैं कहूंगा जहां तक जितने आगे भी जाएगी, इसमें मुकम्मल नुकसान पलट कर जो आएगा वो अमेरिका और इसराइल का है, वो अपनी ही नाबूदी की तरफ बढ़ेंगे। बस इसमें देखना ये है कि हक और बातिल, ये हर एक इंसान के लिए, हुकूमती लेवल पे भी और मेरे और आपके लिए भी, हक और बातिल की इस जंग में जो बातिल के साथ खड़ा होगा, खुद बातिल उसको जलील करेगा। आपने देखा सऊदी अरब की हुकूमत बातिल के साथ खड़ी थी, आज बातिल ही उसको कितना रुस्वा कर रहा है। और एक हद तक मुझे अफसोस है, और मैं भी यहाँ पर कह दूंगा अनुषा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि हमने भी एक हल्का से स्टैंड हमारे तरफ से उठा बातिल के सपोर्ट में। हमने देखा कि हम किस तरह से रुस्वा हुए कि तुम यहाँ से तेल इतना लो, इतना ना लो, टैरिफ इतना थोप दिया, और हम चुपचाप सुनते गए। ये प्रतिक्रिया है, ये विधि का विधान है। हक और बातिल में जब बातिल का सपोर्ट करेंगे तो खुद ये जो दुश्मन है, बातिल है, यही खुद आपको रुस्वा करेगा, जलील करेगा। लिहाजा थोड़े वक्त की जिल्लत बर्दाश्त, जिल्लत तो नहीं कहेंगे, थोड़े वक्त की जहमत और दुश्वारियों को बर्दाश्त करा जाए, हक का साथ किया जाए, दिया जाए, लॉन्ग पीरियड के लिए इज्जत हमारे साथ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। बस